नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 21 मार्च की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दो समरूप वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि वे एक दूसरे को केंद्र से होकर जाते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इतनी है तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखो, हमेशा याद रखना, जब भी दो सकेंद्रीय वृत्त नहीं बोला है, ये बोला है एक दूसरे से केंद्र से जाते हैं। यानी कि ये कभी भी अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो ये याद रखना, इसकी वैल्यू हमेशा होती है √3 इंटू आर। तो इसकी वैल्यू दे दी 16√3, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आर बराबर क्या हो गया? 16। अगला सवाल, धातु के 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः इतनी इतनी हैं को पिघलाकर एक घन में ढाला जाता है। इस प्रक्रिया में धातु की मात्रा में कमी नहीं आती है, तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? यानी कि 6 की पावर 3, 8 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3, इसे मिलाकर कुल एक बड़ी बनाई जाती है। यानी कि इसका क्यूब करेंगे 216, 8 का क्यूब 512, ये हो गया 1000। तो 6 2 8 हो गया, 2 हो गया, 5 2 7 1728, ए का क्यूब। अब ये किसका क्यूब होता है? ये 12 का होता है, यानी कि भुजा निकल के आ गई। अगला सवाल, एक आदमी 12,000 की धनराशि ऋण पर लेता है जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज दर दोगुना होता तो यह धनराशि कितनी हो जाती? अब समझो बात को, साधारण ब्याज की बात हो रही है। यहाँ से उसे ब्याज कितना मिला है? यानी कि 1200 रुपया उसको ब्याज मिल गया यहाँ से। अब 1200 ब्याज मिला है तो धनराशि दोगुना हो गई ना, क्या ब्याज दर दोगुना हो गई, तो ये भी दोगुना हो जाएगा, 2400 रुपया हमको मिलेगा। यानी कि अब 12,000 में हम इतना जोड़ देंगे, यानी कि 00441 आंसर। ये इसलिए हुआ, अब जैसे मान लो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करते हैं, यहाँ से कुछ भी ब्याज मिला होता, अब रेट दोगुना हो गया, यानी कि 2r इंटू में टी और अपॉन में 100, तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाता। ये यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलता? रेशियो 1:2 मिलता। तो 1 बराबर अगर 1200 है तो 2 बराबर कितना होगा? 12 दूनी 2400 हो जाएगा। तो 2400 हमने 12,000 में जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो हमें मान निकालना था। यहाँ से देखो, अगर हम इसमें फार्मूला लगाते a² माइनस का b², यानी कि 4 प्लस का 3 और ब्रैकेट में 4 माइनस का 3, यानी कि 4 3 7, ये तो 1 बन गया। इसी तरीके से यहाँ करते तो 6 5 11 बनता, इसी तरीके से यहाँ करते तो 8 7 15 बनता, इसी तरीके से यहाँ करते तो 2 1 3 9 9 18 हो गया। डिफरेंस सब में कितने का चल रहा है? 4 4 का डिफरेंस चल रहा है, और इनका हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। पहली बात तो हमें यहाँ से एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालते जब डिफरेंस बराबर होता है तो 183 प्लस का फर्स्ट नंबर अपॉन में 2, ये तो एवरेज हो गया। अब यहाँ से अगर हमें ये पता लग जाए कि टोटल नंबर कितने हैं तो हम इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि ये तो एवरेज है। अगर नंबर का हम गुणा कर देंगे तो सम निकल आएगा। तो नंबर निकालने के लिए 183 माइनस का 7 बटे डिफरेंस कितने का चल रहा? 4 का, प्लस कर देंगे 1, यानी कि 13 से 7 किया 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 1 हो गया, बटे 4। 4 चौकू 16, 4 चौकू 16 प्लस का 1, यानी कि 45 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से इनको जोड़ा तो 7 3 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, यानी कि 9 हो गया, बटे में 2 हो गया, बटे कर देंगे 2 गुणे 45। अब काटने से पहले हम गुणा कर लेते हैं, नहीं तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 0, 19 पिना 95, 19 चौक 76, 76 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 85 हो जाएगा, बटे में 2 कर दो, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 आंसर। अगला सवाल, tan a बराबर इतना दिया था, कोसेक a का मान चाहिए। अब देखो ये सब चीजें लिखने के लिए जरूरत नहीं पड़ती हैं, फिर भी आप कोशिश किया करो उनको ओरल करने की। यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में 49 प्लस का 3 का 9, यानी कि अंडर रूट में हो जाएगा 58। तो कोसेक थीटा क्या होता है भैया? कर्ड बटे लंब होता है, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है, तो √58 अपॉन में क्या हो गया? 3। अगला सवाल, वर्ष 2001 में शाखा B1, B3, B5 की औसत बिक्री की तुलना में 2001 में B2, B4, B6 की औसत बिक्री का परसेंटेज क्या होगा? तो देखो यहाँ से पहले तो B1, B3 और B5 को लेना है। तो यहाँ से 2001 वाला हम देखते हैं तो कितना कितना है भाई? ये वाले हैं सारे, ठीक है, 105, और फिर यहाँ पर 110 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है 95, यानी कि 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 2 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1 2 1 3 हो गया। फिर इसके बाद B2, यानी कि ये रहा, और ये रहा B4, और ये रहा B6, ठीक है। इसमें भी 2001 के लिए 2001 यही कलर चलेगा, यानी कि 65। एक तो पता नहीं DI और जो पाई चार्ट जितने भी हैं बार ग्राफ, इनके कभी भी प्रिंट अच्छे आए ही नहीं, एक भी सवाल में पूरी शिफ्ट खत्म होने आ गई, ठीक है। अच्छा ये वाला लेना था, यहाँ पर कितना था? 95, और यहाँ पर दूसरे में इसको लेना था, यानी कि 80।
यानी कि 5 5 10 की 0 हो गया, 9 6 15, 15 और 8 कितना हो गया 23 और 1 24, 240 हो गया। अब बिक्री प्रतिशत का ज्ञात कीजिए कि औसत बिक्री का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल ये कह रहा है कि 310 का x% 240 है। बस यहां से ये चीज निकाल लें, 0 से 0 चला गया, फिर यहां से हो जाएगा x बराबर 24 और 00 अपॉन में 31। तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट भाग कर देते हैं, 24 हो गया। अब देखो 8 दिया 24 करते, लेकिन 8 एकम 8 भी करना पड़ेगा, तो ये जाएगा कितनी बार, 7 बार। ये तो सारे कैंसिल हो गए, आंसर लगा दो। अगला सवाल, ए में लड़कियों की संख्या एफ में लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो देखो ए में कितनी थी 200, एफ में कितनी थी 100, और कितना परसेंट है इसका, x% है, बराबर ये कैंसिल आउट 200 आंसर। स्कूल GHI यानी कि GHI में लड़कियों की कुल संख्या और स्कूल JKLM में लड़कियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। यानी कि अंतर हमें निकालना है इन सबको जोड़कर और इनको। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से अंतर जहां जहां मिल जा रहा है, यहाँ से देखो 200 रुपया मिल गया, यहाँ से अगर अंतर देखते तो 400 रुपया मिल जाता, और फिर बचा क्या, यहाँ पर ये 2 बचे हैं और यहाँ पर ये बचा, यानी कि इनमें अगर अंतर करते तो कितना मिलता, 200 रुपया मिलता है। यानी कि 4 2 6 और 2 800 हो गया। अब यहाँ से एक चीज समझो, हम इससे इसको घटा रहे थे ना, तो अब यहाँ से बड़ा क्या निकला, बड़े ये वाले निकले, तो इससे इसको घटा दो, यानी कि यहाँ से डिफरेंस कर देंगे 900 बचा था ना, तो आंसर आ जाएगा 100। या तो आप सबको जोड़कर घटा लें, या तो इस तरीके से कर लें, बात वही है। 43 120 को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का इतना है। यानी कि पी का हिस्सा क्यू प्लस आर के कुल हिस्से का, ऐसे लिखा है, ठीक है। और क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का इतना, यानी कि क्यू का हिस्सा पी और आर के हिस्से का, ऐसे लिखा है। तो कह रहा था आर का हिस्सा कितना होगा। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते टोटल 7 आ रहा है, यहाँ पर 7 4 11 आ रहा है, लेकिन ये सम तो बराबर होना चाहिए था। बराबर होने के लिए इसमें 11 का गुणा, इसमें 7 का गुणा करेंगे, यानी कि 7 चौक 28 हो गया, ये 7 7 49 हो गया। ये पी की वैल्यू हो गई, ये क्यू प्लस आर की वैल्यू। इधर करेंगे तो पी प्लस आर की वैल्यू हो जाएगी 55, और यहां से करेंगे तो 11 दूनी 22 हो गई क्यू की वैल्यू। अब यहां से सभी मान निकालने आपके लिए हो गए आसान। तो देखो आसान कैसे हो गए, हमें पी की वैल्यू एग्जैक्ट पता है, क्यू की वैल्यू एग्जैक्ट पता है, और पी प्लस आर प्लस क्यू इन तीनों की वैल्यू हमें 77 पता है। भाई 77 टोटल बना ली दोनों जगह से, बस यहीं पर तो पूरा खेल खत्म हो गया। यानी कि 77 की वैल्यू हमें पता है 43120। अब हमें क्यू निकालना है, यानी कि पी और क्यू की वैल्यू कितनी है 28 और 22, यानी कि जोड़ देंगे तो 50 हो गया। अब फिर क्यू की वैल्यू कितनी रखे 77 बनाने के लिए, यानी कि 27। यहाँ से हमें 27 की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो यहाँ से 6 7 42 हो रहा है, यानी 16 7 112 कर लो। ऐसे तो नहीं कटेगा, 11 से ही काट लो, 11 चौक 44 ज्यादा हो जाएगा, 11 3 33 हो गया, और फिर बचा है 10, और फिर 11 नहीं 99, 11 दूनी 22 हो गया। यहाँ से अगर काटते हैं तो 7 पन्ना 35 हो गया, 4 बचा, 7 छक्का 42 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से देखो 560 इंटू 27 हो गया, 7 छक्का 42 हो गया, यानी कि लास्ट में 20 दो में मिल रहे हैं, नहीं तो हम आंसर लगा देते। अब यहाँ से देखो 5 दूनी 10, यानी कि 5 छक्का 30, यानी कि 15 के आसपास। गुणा भी आसान है, देखो 7 छक्का 42, हासिल लगा 4 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 6 दूनी 12 35, 47 और 4 51 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया, फिर 2 पंजे 10, 10 और 5 15 आंसर। अगला सवाल, पी क्यू को एक बोतल 30% के लाभ पर बेचता है, क्यू इसे 20% के पी और आर के क्रय मूल्यों का अनुपात। सिंपल है भाई, देखो 100 की चीज 130% बढ़ाएंगे तो 130 हो गया, इसको भी बढ़ा देंगे कितना 120, यहाँ से इधर बढ़ा लो क्योंकि उधर हमें कैलकुलेशन करनी है, तो फिर बात वही पड़ेगी, इतना बढ़ा लेते हैं, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। अब हमें देखो 100 और 13 गुणे 12 से हमें रेशियो बनाना है, यानी 4 तियां 12 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, तो आंसर आ गया। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं लिखा है, फार्मूला आप बनाएंगे तो ऊपर से माइनस कॉमन लेके नीचे मल्टीप्लाई, फिर इधर करके फिर कॉट 60 माइनस 30 का मान कितना आ जाएगा, कॉट 30 का √3, और उसका अपोजिट जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाला टर्म ऊपर होता है, ये नीचे होता है कॉट के फार्मूले में। अगर इतना नहीं करना चाहते डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस का, ये तो देखो दोनों मल्टीप्लाई है, यानी कि यहाँ पर भी 1 बन जाएगा, खत्म करो उसको, तो 1 माइनस का 3 अपॉन √3 अपॉन में 2, इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 अपॉन √3 इंटू 2 आंसर। अगला सवाल,
रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो सिंपल सी बात है, आय का 50% खर्च कर दिया, यानी कि 100 थे 50 खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी होगी 50, यानी कि ये सेविंग हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये इनकम हो गई। अब उसकी आय में 10% की वृद्धि होगी तो यहाँ पर 10% लिख दो, व्यय में भी 10% की वृद्धि होगी, यहाँ 10% लिख दो और इसमें एक्स कर दो और यहाँ से बराबर कर दो, इसको प्लस करना है। यहाँ पर इनका गुणा किया तो 1000, इनका गुणा किया तो 500, इनका गुणा किया तो 50 इंटू एक्स हो गया। इधर घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा 500, माइनस कर दिया बटे में 50 बराबर एक्स, यानी कि आंसर आ गया हमारा 10%। इसी तरीके से इनको करना है। अब यहाँ से देखो हमें इससे इस पर जाना है, यानी कि 2 बार स्क्वायर होगा तो 4 चौकू 16, 16 से 2 गया कितना बचा 14, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे 14 14 में 196, माइनस का 2 करेंगे यानी कि 194। आप डायरेक्ट फार्मूला खोलेंगे तो यही चीज बनेगी भाई, ए स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर बराबर 4 चौकू 16 माइनस का 2, फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे फिर माइनस का 2। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कीजिए ना इनको। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है, तो ऐसा करो इनकी सबकी पावर बराबर कर लो। तो सब में क्या करो 12 का गुणा कर दो ऊपर पावर में, तो 125 की पावर 6 दूनी 12, फिर 11 की पावर 3 चौकू 12, फिर 12 की पावर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर 5 की पावर 4 तियां 12 हो गया। अगर इसको हम करते भी हैं तो ये 125 हो गया, सबसे बड़ा पूछा तो ये तो किसी तरीके से नहीं होगा। यहाँ से करेंगे 144, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा, यानी कि ये 11 11 में 121 और गुणे 121 हो गया। यहाँ से करना पड़ेगा 125 इंटू 125। अब एक चीज बताओ, इन दोनों का गुणा ज्यादा है कि इन दोनों का, सिंपल दिख रहा है ये सबसे बड़ा होगा। अब ये देखो कभी भी ये से माइनस है, अगर इनका देख लेंगे कि अगर जोड़ दिया हो तो 17 और 10 7 कितना हो जाता है 24, अगर यहाँ 24 लिखा होता तब, और यार डिफरेंस करने के लिए बोला गया तो डिफरेंस देखो 10, यानी कि इनका डिफरेंस 10 बराबर दिया, हमेशा ये कैंसिल आउट कर दो बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं आपको करना है और फिर डायरेक्ट आंसर लगाओ 17 सत्ते 119। बाकी आपको पता होगा यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, यानी कि 17 माइनस का 7, फिर यहाँ पर करेंगे 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 7 गुणे 17, और फिर यहाँ पर हो गया बटे में यही चीज लिख दो 17 के पावर 2 प्लस का 7 स्क्वायर प्लस का के और बराबर में हो गया 10। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से इनका अगर कंपेयर करते भाई ये ऊपर पहुंच जाएगा टर्म, कंपेयर करते तो ये तो दोनों बराबर ही बराबर लिखे, यहाँ पर कमी क्या है इसकी, ये 17 सत्ते 119। अब ये देखो कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं, 9 दूनी 18 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 25 हो गया, ए का मान निकल आया। अब निकालना है बी का मान, तो बी का करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड 18 दूनी 36 यानी कि 3/2 हो गया, फिर प्लस 5 एकम 5 हो गया, माइनस का 6 हो गया, फिर यहाँ से नीचे आ जाएंगे तो 6 तियां 18 हो गया, 20 तियां 60 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे 4 तियां 12, 12 से 12 कैंसिल यानी कि नीचे तो 60 रह गया। अब ऊपर करेंगे तो 6 से 5 गया, ये दे देगा पूरा माइनस का 1, यानी कि 3 माइनस का 2/2 और नीचे मल्टीप्लाई में 60 हो गया, 3 से 2 गया 1, 1/2 गुणे 60 आ गया। अब इनको क्या करना है प्लस करना था, यानी कि 8/25 प्लस का 1/2 गुणे 60 हो गया। तो देखो जैसे ही ऑप्शन देखे हमने यहाँ, तो ये तो एलसीएम हो नहीं सकता, 600 ले सकते हैं, बिल्कुल 600 ले सकते हैं, यानी कि 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 22 बार जाएगा बिल्कुल। अच्छा 25 दूनी 50, 10 बचा, 25 चौकू 100 यानी कि 24 बार जाएगा, 24 अट्ठे 192 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर देखो 6 दूनी 12 यानी कि 120 से अगर भाग करते 5 बार तो यहाँ पर 5 लिख दो, यानी कि 197/600 आंसर। अगला सवाल, एक 1800 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, यानी कि विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, यानी कि 1800 बटे अगर 10 करते हैं तो ये ट्रेन की चाल ए मान लो और उस आदमी की बी मान लो। भाई हमें पता है अगर हमें स्पीड निकालनी तो d/t करते हैं, और यहाँ पर स्पीड विपरीत दिशा में चलनी जुड़ गई होंगी। अब कह रहा था यदि ट्रेन की चाल आदमी की चाल की 8 गुना है, तो देखो आदमी की अगर मान ले 1 है तो ट्रेन की कितनी हो गई 8 गुना, यानी कि 8 1 9 9 x बराबर, यहाँ से ये काटेंगे 180 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 20 हो गया। ट्रेन की चाल हमको निकालनी थी, यानी कि 8 का गुणा कर देंगे 160, ये आया लेकिन मीटर प्रति सेकंड में, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 हो गया, 18 तियां 54 और 3 57 किलोमीटर प्रति घंटा। ए अकेला एक परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले इसे 20 दिनों में,
जबकि सी अकेले इसे 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ इस प्रोजेक्ट के लिए 1100 कमाते हैं। ए और सी की कुल कमाई बी की कमाई से कितनी अधिक होगी? हमने हमेशा बताया पैसा आपका जाएगा एफिशिएंसी के हिसाब से। भाई मान लो तीनों लोग साथ में काम कर रहे हैं और अगर ए वाला मान लो थोड़ा निकम्मा टाइप का है तो बताओ पैसे उसको भी बराबर मिलेंगे क्या? नहीं भाई, जो काम ज्यादा करेगा वो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। सी वाला कहेगा उसने काम भी नहीं किया, पैसे भी बराबर ले लिया, अगले दिन वो भी काम नहीं करेगा। तो ये चीज याद रखना। तो ए बी और सी यानी कि 10 20 और 30 हो गया, एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ पर 10 छक्का 60, 20 तियां 60 हो गया और यहाँ पर 30 दूनी 60। तो 6 3 9 2 11 यानी कि टोटल 11 रुपए बटने थे हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में 1100 कह रहा था। ए और सी की कुल आय यानी कि ए सी की कुल आय कितनी होगी? 8। बी की कमाई से कितनी अधिक है? यानी कि 3 घटा दो, यानी कि 5 की वैल्यू हमको चाहिए। तो आंसर 500। अगला सवाल, एक जीवा आर एस की केंद्र से दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि इस जीवा की लंबाई 30 है तो इस वृत्त का व्यास क्या होगा? यानी कि 25 25 दूनी 50। भाई सिंपल सी चीज ये कह रहा है कि एक जीवा है, उसकी केंद्र से दूरी कितनी है? 20 है और जीवा की लंबाई 30 दे दी टोटल। तो ये कितनी आधी हो जाएगी? 15। हमको ये निकालना था रेडियस। तो रेडियस यहाँ से देखो 5 तियां 15, 5 चौको 20, 5 25 बन गई ट्रिपलेट और 25 दूनी 50 कर देंगे हमारा व्यास। अगला सवाल, एक जीवा ए बी द्वारा परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। जैसे ये मिल जाए तो समझ लो जीवा हमेशा आपका काम कर रही है किसका? व्यास का, क्योंकि एक ऐसा अकेला ही त्रिभुज में है जीवा जो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री हमको देता है। तो ये क्या हो गई? यानी कि जीवा भी हो गई और व्यास भी हो गई। अब वृत्त की त्रिज्या इतनी है तो व्यास कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए भी हमारा व्यास के बराबर है। त्रिज्यखंड एफ से बने केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? यानी कि 17 के लिए पूछा, तो 100 के लिए तो 360 हो गया और फिर 17 के लिए 17 छक्का 102 यूनिट डिजिट से काम हो गया, काटने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। 102 हासिल लगा 10 हो गया, 17 तियां 51 और 10 61 हो गया आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज एस टी यू में ऐसी टी एफ माध्यिकाएं एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि यू टी इतना है, टी एफ इतना है, एस ई इतना है तो ट्रायंगल एंगल टी ओ ई का मान क्या होगा? देखो यहाँ से ट्राई करते हैं भैया। ये हो गया एस और टी और ये हो गया यू। एस ई ले लो, ठीक है, माध्यिकाएं हैं एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। टी एफ ले लो, कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं? ओ पर। यूटी दे दिया हमको 34, यूटी यानी कि ये, और टीएफ दे दिया। टीएफ कहां पर है? यानी कि ये वाली भुजा। एक सेकंड रुकना थोड़ा, एक सेकंड, हाँ ठीक है, यानी कि यूटी दे दिया और टीएफ 22.5 दे दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एस ई कहाँ है? यानी कि ये पूरी भुजा दे दी हमको 24। तो कह रहा था एंगल टी ओ ई यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखो पहली बात तो माध्यिका है तो ये तो 17 हो जाएगी, ये तो सभी को पता है। और माध्यिका के जो देखो ये क्या मिल रहा है? ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जहां पर भी माध्यिका प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, वो क्या करती है? 2:1 के अनुपात में बांटती हैं। यानी कि अगर टीएफ पर काम करते तो 3 बराबर हो गया 22.5। हम निकालते क्या? हमें इस भुजा की जरूरत है, यानी कि ये भुजा बड़ी वाली है, यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ गए? तो यहाँ से 3 सत्ते 21 हो गया और 3 पंजे 15 हो गया, यानी कि 75 दूनी 150, यानी कि ये भुजा आ गई हमारी कितनी? 15 निकाल ली। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जल्दी से क्या करते हैं? एक और भुजा निकालने, ये 15 आ गई। अब काम करना हमें इस भुजा पे, ये छोटी भुजा यानी कि ये अगर 2:1 में रही होगी तो 3 की वैल्यू 24 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो ये 8 हो गई, 8 15 17, ये क्या बनता है? ट्रिपलेट बन रहा। तो यहाँ पर 90 सामने वाला कर्ड होगा और इन दोनों में कोई सा भी बेस मान लो, कोई सा भी आप लंब मान सकते। ठीक है, अगला सवाल, x और y द्वारा प्राप्त अंकों का औसत y और z द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से इतना कम है। यदि z द्वारा प्राप्त अंक इतने हैं तो x द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे? तो देखो कहने का मतलब है x प्लस y द्वारा प्राप्त औसत y प्लस z द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 कम है। कहने का मतलब उनका ये था, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं x प्लस का y बराबर y प्लस का z माइनस का 70। इस तरीके से लिख सकते हैं, y से y कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर प्लस का z माइनस का 70। z का मान 85, तो 85 माइनस का 70 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 15। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये 2 दिन पहले ही शेयर किया था हमने इसका,
हमने बताया था इसमें हमेशा क्या करो, इस एंगल से बनाना है, नहीं तो इसका कैलकुलेशन बहुत हार्ड होती है। तो इस तरीके से बना लिया। टेन थीटा का मान 3/4 हो गया, थीटा डिग्री यहाँ से लेंगे, ठीक है, माइनस सेक थीटा 5/4 हो गया, प्लस का 1 हो गया, अपॉन में टेन थीटा 3/4 माइनस का 5/4 और प्लस माइनस का 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 3 गया 2/4 प्लस का 1 अपॉन में हो गया, तो यहाँ पर तो प्लस था ना, 5 3 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 से 1 गया 1 हो गया। यहाँ पर किया 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि माइनस का 1 और प्लस का 2/2 हो गया, तो 1/2 आंसर चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर सेक थीटा रखते 5/4, यहाँ तो नहीं मिलेगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी, अपॉन में 1 प्लस का 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4/5 और 1 3 8/5, ये कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, 1/2 मिल गया, आंसर लगा दो, खत्म करो। ठीक है, अगर यहाँ से रखते सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 और टेन थीटा की वैल्यू 3/4 हो गया, तो 5 3 8/4 यानी कि 4 दूनी 8, ये भी गलत हो गया। यहाँ से रखते, ये तो देखो इसका अपोजिट लिखा तो कैसे भी नहीं आता, समझ गए। अब इसका देखो सोल्यूशन देख लो, ये हमने शेयर किए हुए थे टेलीग्राम पे बहुत दिन पहले, ये देखो बीच में पॉइंट वाई ये चमक रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखो ये सारी पॉसिबिलिटी हमने बताई थी, इसका अपोजिट हमसे पूछा गया, तो देखो आंसर भी इसका अपोजिट लिख के वहां पर दिया गया। तो यहाँ पर देखो 1 2 ये लर्न के लिए हमने बताई थी चीजें, ये याद कर लो, और जो भी हो सकते चेंजमेंट वो कर सकता है वहां पर। ये देखो इसका सोल्यूशन है, और हमने ये भी बताया था करना ऐसे है हमेशा, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लो, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसको फिर से पिन कर दूंगा। बाकी सवाल थोड़ा हार्ड है, लेकिन फिक्स पैटर्न का है, चीजें वैसे ही बनती हैं, और अच्छे से इनको कर लेना। एक व्यापारी अपनी वस्तु को मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, 100 से 120 अंकित कर दी। यदि वह 10% की छूट देता, 10% की छूट यानी कि 90% में बेचता, 12 नहीं में 108 में, तो कितना फायदा लिया, 8 रुपए का, किस पर 100 पर, गुणे कर दो 100, यानी कि 8% का लाभ लेगा। अगला सवाल, चलिए फिर 21 मार्च की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई, अब एक शिफ्ट बची हुई है, उसको भी फटाफट खत्म करते हैं, फिर आराम से आप लोग रिवीजन कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।